नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वक्फ बिल पर सहमति बनाने के पक्ष में नहीं कांग्रेस, संविधान पर बताया हमला और रिजिजू का दावा कि समर्थन में है विपक्षी पार्टियां। खबर में आगे जिक्र होगा कि मुस्लिम धर्म से परेशानी क्यों हो रही है, योगी के नमाज वाले बयान पर भड़के ओवैसी। आगे आपको बताएंगे कि अमित शाह से बहस को तैयार तेजस्वी यादव, कहा बीजेपी इशारा करेगी तब बिहार में चुनाव होंगे। आगे आपको बताएंगे कि 20 मिनट में 18 बार लिया लालू यादव का नाम, डर दिख रहा था। अमित शाह के भाषण पर आरजेडी नेता ने किया तंज। और आगे आपको बताएंगे कि प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त दिया, याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख मुआवजा देने का आदेश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। वक्फ बिल पर सहमति बनाने के पक्ष में नहीं है कांग्रेस, संविधान पर इसको बताया हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को वक्फ विधेयक को संविधान पर सीधा हमला करार दिया और विधेयक के क्रियान्वयन का विरोध करने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने मांग की है कि राज्य के सहयोगी तेजपा यानी कि टीडीपी और जेडीयू इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करे। उन्होंने कहा कि वक्फ विधेयक संविधान पर सीधा हमला है और इसकी बुनियाद के खिलाफ है। इसे संयुक्त संसदीय समिति के माध्यम से थोपा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुस्लिम धर्म से परेशानी क्यों हो रही है, योगी के नमाज वाले बयान पर भड़के ओवैसी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। नमाज वाले बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हर धर्म के त्यौहार सड़क पर मनाए जाते हैं, तो मुस्लिमों के नमाज पर क्यों परेशानी हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने बातचीत में कहा था कि सड़कें नमाज के लिए नहीं, यातायात के लिए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमाज को लेकर दिए बयान पर अब ओवैसी ने कहा कि अभी आरएसएस की परेड सड़क पर हो रही है, क्या वो इसे हवा में कर रहे हैं। जब आप इतने दिनों तक कांवड़ यात्रा चलाते हैं, हर धर्म के त्यौहार सड़क पर मनाए जाते हैं और किसी को इससे कोई परेशानी नहीं होती, तो आपको मुस्लिम धर्म से परेशानी क्यों हो रही है। क्या इस देश में सिर्फ एक ही धर्म है? इस देश की खूबसूरती इसकी विविधता है। आप एक विचारधारा की बात कर रहे हैं और वो विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है जो संविधान से टकराती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत में कहा था कि सड़कों पर नमाज अदा करने के खिलाफ मुसलमानों को प्रशासन द्वारा दी गई चेतावनी का बचाव करते हुए कहा है कि सड़कें यातायात के लिए होती हैं। आदित्यनाथ ने मुसलमानों से ये भी कहा कि वो हिंदुओं से धार्मिक अनुशासन सीखें जो विशाल महाकुंभ मेले में शामिल हुए, लेकिन इस दौरान अपराध, तोड़फोड़ या उत्पीड़न की कोई घटना नहीं हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह से बहस को तैयार तेजस्वी यादव, कहा बीजेपी इशारा करेगी तब बिहार में चुनाव होंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में चुनाव कब होना है ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। बीजेपी जब चुनाव आयोग को इशारा करेगी तभी बिहार में चुनाव हो जाएंगे। तेजस्वी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप लगाते हुए उनसे बहस की चुनौती भी स्वीकार की। आरजेडी नेता ने कहा कि शाह उन्हें जहां बुलाएंगे वहीं खड़े होकर उनसे बहस करेंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि 20 साल तक जिन लोगों ने शोषण किया, बिहार के लोग इस बार उन्हें सबक सिखाएंगे और परिवर्तन करेंगे। अमित शाह के हालिया दौरे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव के बाद हमने कहा था कि बीजेपी अपने सारे केंद्रीय मंत्री और ताकतों को बिहार में उतार देगी और इसी क्रम में शाह बिहार आए। रुक करते हैं फिर ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 20 मिनट में 18 बार लिया लालू यादव का नाम, डर दिख रहा था। अमित शाह के भाषण पर आरजेडी नेता का तंज। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार दौरे के दौरान राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव और उनके परिवार पर जमकर निशाना साधा था। सोमवार को आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यहां पर बात करते हुए अमित शाह पर पलटवार किया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। गोपालगंज में 20 मिनट के अपने भाषण में 18 बार वो लालू यादव का नाम ले रहे थे। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का भय है, डर है, वो दिख रहा था। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि अमित शाह एनडीए के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास में बैठक करने गए और 15 से 20 मिनट में ही निकल गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सेहत जवाब दे रहा है। अब एनडीए पूरी तरह से टेंशन में है और कंफ्यूजन में है, इसीलिए अमित शाह तय समय से पहले निकल गए।
भला 15 से 20 मिनट में 243 सीटों पर मंथन कैसे हो सकता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख मुआवजा देने का आदेश। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में 2021 में हुए बुलडोजर एक्शन पर मंगलवार फैसला सुनाया। कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को 5 याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। ये मुआवजा 6 सप्ताह के भीतर दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिराना गलत था और इसे अवैध माना है। कोर्ट ने कहा कि यह मुआवजा इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में सरकारें बिना उचित प्रक्रिया के लोगों के मकान गिराने से परहेज करें। जजों ने हाल ही में सामने आए एक वीडियो का भी हवाला दिया जिसमें गिरती हुई झोपड़ी से एक बच्ची अपनी किताब लेकर भाग रही थी। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर का एक वीडियो 23 मार्च को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में एक बच्ची बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान अपनी झोपड़ी की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दे रही है। बच्ची झोपड़ी के पास पहुंचकर अपनी किताबें लेकर जल्दी से बाहर आती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक कोई भी सांसद इसे पास ना होने दे, मौलाना खालिद रशीद ने बताई कई वजह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर लगातार हंगामा मचा हुआ है। विपक्षी दलों के साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस विधेयक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जानकारी के मुताबिक इस संशोधन विधेयक को बुधवार 12 बजे लोकसभा में पेश किया जा सकता है। वहीं इस बिल पर बहस के लिए विपक्ष ने 12 घंटे की मांग की है, जबकि केंद्र सरकार ने 8 घंटे बहस के लिए समय दिया है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक के पेश होने से पहले मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने लोकसभा सांसदों ने अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस विधेयक को लोकसभा में पास ना होने दे। अगर ये लोकसभा में पास हो जाता है तो मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। लखनऊ स्थित ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मंगलवार को कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ संपत्ति के लिए फायदेमंद नहीं है बल्कि नुकसानदेह है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नशे के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा पंजाब का युवा, अरविंद केजरीवाल का बयान। जी हाँ दोस्तों, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने राज्य में युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चला रखा है, जिसके तहत नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं अब नशे के विरुद्ध इस महायुद्ध में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी उतर गए हैं। 2 अप्रैल से अरविंद केजरीवाल नशे के विरुद्ध सड़कों पर उतरेंगे। इसकी शुरुआत 2 अप्रैल को लुधियाना शहर से होगी, जहां अरविंद केजरीवाल शहर में स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ पदयात्रा करेंगे। इस पदयात्रा का उद्देश्य लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना है और पंजाब को नशा मुक्त बनाकर फिर से रंगला पंजाब बनाना है। वहीं इसकी जानकारी खुद अरविंद केजरीवाल ने दी है। उन्होंने कहा कि मैंने 10 दिन पहले कहा था कि नशे खिलाफ हम हर गांव में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। 1 अप्रैल से हम हर गांव में जाना चालू करेंगे। मैं भी जाऊंगा, सीएम मान भी जाएंगे। इसके साथ ही हर एमएलए, हर मंत्री, डीसी, एसएसपी, एसपी, डीएसपी, पूरा प्रशासन हर गांव में जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल से किसानों की फसलों की कटाई शुरू हो गई है। ऐसे में किसान मंडियों में फसल लेकर आएंगे तो गांव में कोई नहीं मिलेगा, जिसके चलते इस कार्यक्रम को 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन 2 अप्रैल से शहरों के अंदर ये कार्यक्रम होगा और स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे संकल्प लेंगे, न खुद नशा करेंगे, न किसी को पंजाब में नशा बेचने देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने पीडीए और यूपी सरकार पर दिखाई सख्ती, तो अखिलेश यादव बोले कि यह है स्वागत योग्य। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने घरों को अमानवीय और अवैध रूप से गिराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को फटकार लगाई है। कोर्ट की सख्ती पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्वागत योग्य है कि प्रयागराज में 2021 में हुए एक बुलडोजर एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 6 सप्ताह में 10-10 लाख मुआवजा दिया। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को अवैध घोषित किया है। सपा चीफ ने लिखा कि सच तो यह है कि घर केवल पैसे से नहीं बनता है और ना ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसों से भरा जा सकता है। परिवार वालों के लिए तो घर एक भावना का नाम है और उसके टूटने पर जो भावनाएं हत होती हैं उनका ना तो कोई मुआवजा दे सकता है, ना ही कोई पूरी तरह पूर्ति कर सकता है। परिवार वाला कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी जो 20 साल में नहीं काम किया वो अब आगे भी नहीं करेगी।
तेजस्वी यादव ने अमित शाह को खूब सुनाया। जी हाँ दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को खूब सुनाया। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चुनाव होने वाला है, ये सबको पता है, लेकिन ये कब होगा सिर्फ बीजेपी को ही पता है। खैर, बिहार की जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास कोई आंकड़ा नहीं होता। तेजस्वी ने शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय वो झूठे वादे और जुमलेबाजी करने के लिए बिहार आ जाते हैं। बिहार की जनता सब देख रही है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ बिल संविधान पर सीधा आक्रमण, जयराम रमेश ने पूछ लिया जेडीयू और टीडीपी का स्टैंड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है, लेकिन इस विधेयक पर विपक्ष का विरोध जारी है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि वक्फ विधेयक संविधान पर सीधे तौर पर हमला है और इसकी नींव के खिलाफ है। हर विपक्षी दल इसका विरोध कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि धर्मनिरपेक्ष दलों जेडीयू और टीडीपी का क्या कहना है। दोस्तों, आपको बता दें कि बातचीत में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि सबसे बड़ा तो वक्फ विधेयक है, वो जेपीसी में बुलडोज किया गया, उस पर हमने वक्तव्य भी जारी किया है। हम तो बिल्कुल उसके खिलाफ हैं, क्योंकि वक्फ बिल हमारे संविधान पर सीधा आक्रमण है, हमारे संविधान की बुनियादी संरचना के खिलाफ है, लेकिन इसे बुलडोज किया जा रहा है। सारी विपक्ष की पार्टियां इसका विरोध करेंगी। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सभी लोग इसका विरोध करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। औरंगजेब पर बेमतलब हो रहा है हल्ला, आरएसएस नेता बोले शिवाजी नहीं बनवाई थी अफजल खान की कब्र। जी हाँ दोस्तों, मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने की कुछ दक्षिणपंथी संगठनों की मांग के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने सोमवार को कहा कि इस विषय को अनावश्यक रूप से उठाया जा रहा है। उन्होंने नागपुर में एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से एक सवाल के जवाब में कहा कि जिसकी भी आस्था है वो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित उसकी कब्र पर जाएगा। मुगल बादशाह की कब्र के मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर जोशी ने कहा कि औरंगजेब की कब्र का विषय अनावश्यक रूप से उठाया गया है। उसका निधन यही भारत में हुआ था, इसीलिए उसकी कब्र पर मकबरा यहाँ बनाया गया है। जिनकी आस्था है वो वहाँ जाएंगे। जोशी ने कहा कि हमारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श है, उन्होंने ही अफजल खान का मकबरा बनवाया था। ये भारत की उदारता और समावेशिता का प्रतीक है। मकबरा बना रहेगा और जो भी वहाँ जाना चाहेगा वो जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को औरंगजेब की कब्र को लेकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने के प्रयासों की निंदा करते हुए कहा था कि इतिहास को जाति और धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से ऐतिहासिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर भरोसा न करने के लिए कहा। ठाकरे ने यह भी कहा कि मुगल शासक शिवाजी नामक एक विचार को मारना चाहता था, लेकिन असफल रहा और वो महाराष्ट्र में मरा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या वक्फ बिल पर मुसलमानों को भड़काने की हो रही है कोशिश, अदालत जाने की तैयारी में है पर्सनल लॉ बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली से लेकर पटना तक विरोध प्रदर्शन किया था। माना जा रहा है कि सरकार आगामी 2 अप्रैल को वक्फ बिल संसद में पेश कर सकती है। इसके बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इससे निपटने की अपनी तैयारी मजबूत कर ली है। वो इसका और मजबूत तरीके से विरोध करने की तैयारी कर रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सर्वोच्च न्यायालय जाने सहित सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। दोस्तों, केंद्र सरकार को आशंका है कि जिस तरह CAA, NRC और 3 तलाक के मामले में मुसलमानों को गुमराह किया गया था, उसी तरह वक्फ बिल के मामले में भी उन्हें गुमराह किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपील की है कि लोग मुसलमान दूसरों के बहकावों में ना आए। वक्फ संशोधन बिल को ध्यान से पढ़कर इसकी बातों को समझकर इस पर अपनी राय रखें। लोकतंत्र में लोग अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी को अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। वक्फ संशोधन कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी वक्फ बिल का स्वागत किया है। इससे भाजपा का दावा है कि वक्फ बिल को लेकर सरकार की मंशा साफ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईदगाह जा रहे अखिलेश यादव का काफिला रोका, सपा चीफ बोले ऐसा कभी नहीं देखा, इमरजेंसी है क्या। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सोमवार 31 मार्च को ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ईदगाह पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद सपा चीफ ने दावा किया
दिया कि उनका काफिला रोक दिया गया था। ईदगाह के बाहर पत्रकारों से वार्ता करते हुए सपा सांसद ने कहा कि वो कई सालों से यहाँ आ रहे हैं, पहली बार उनका काफिला रोक दिया गया। रास्ते में काफ़ी बैरिकेडिंग लगाई गई थी। पत्रकारों से बात करते हुए यूपी के पूर्व सीएम ने योगी सरकार को जमकर खड़ी खोटी सुनाई और उन्होंने कहा कि ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी थी। सपा प्रमुख ने योगी सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि क्या इमरजेंसी है, क्या दबाव बनाना चाहते हैं कि दूसरे धर्मों में शामिल ना हो, ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्यौहार ना मना पाएँ। सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, बीजेपी इस देश को संविधान से नहीं चला रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि पूरी बैरिकेडिंग लगाकर मुझे आधे घंटे रोका गया, मैंने जानने की कोशिश की ऐसा क्यों किया जा रहा है, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैं इसे तानाशाही समझूं या इमरजेंसी समझूं, क्या दबाव बनाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्म में शामिल ना हो। वहीं अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की बात का समर्थन किया। ईद उल फितर 2025 समारोह पर डीसीपी पश्चिम लखनऊ विश्वजीत श्रीवास्तव ने कहा कि लखनऊ में ईद की नमाज अदा की जा रही है और इस दौरान सुरक्षा के बहुत ही व्यापक और पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हम लगातार सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से भी निगरानी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी 24 घंटे निगरानी की जा रही है, व्यवस्था बहुत पुख्ता की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 20 साल से बिहार में क्या तालिबान की सरकार है, तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बयान पर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। पटना और गोपालगंज में हुई रैली में उन्होंने पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और इस दौरान अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर भी जमकर तंज कसा और कहा कि इस बार भी बिहार की जनता एनडीए गठबंधन पर अपना विश्वास जताएगी। वहीं अमित शाह की रैली के बाद अब विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने भी उन पर पलटवार किया है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 साल से सत्ता से बाहर रहने के बावजूद आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव आज भी ताकतवर हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 3 सी बिगाड़ रहे हैं बच्चों का सुनहरा भविष्य, सोनिया गांधी ने शिक्षा नीति पर उठा दिए सवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की शिक्षा नीति पर तीखी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार का मुख्य उद्देश्य सत्ता का केंद्रीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण और पाठ्य पुस्तकों का सांप्रदायिकरण है। गांधी ने इसे भारतीय शिक्षा के लिए खतरे के रूप में बताया और कहा कि इस स्थिति का समाधान शीघ्र होना चाहिए। सोनिया गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें उन्होंने 3C यानी कि केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन, व्यवसायीकरण यानी कि कॉमर्शलाइजेशन और सांप्रदायिकरण यानी कि कम्युनलिज्म के बारे में बात की और उन्होंने मोदी सरकार की शिक्षा नीति पर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इससे हमारे छात्रों पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली का ये ह्रास अब समाप्त होना चाहिए। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक लेख में कहा कि उच्च शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बावजूद ये सरकार भारत के बच्चों और युवाओं की शिक्षा के प्रति उदासीन रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका गांधी के काफिले के सामने यूट्यूबर ने खड़ी कर दी अपनी कार, मचा भारी बवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के काफिले को रोकने के आरोप में एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है। घटना के सिलसिले में मन्नुथी पुलिस ने एलानाडु निवासी अनीस अब्राहम को गिरफ्तार किया और बाद में उसे थाने से जमानत पर रिहा कर दिया। उसकी कार भी जब्त कर ली गई है। ये घटना शनिवार रात करीब 9:30 बजे मन्नुथी बाईपास जंक्शन पर उस समय हुई जब प्रियंका गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र और मल्लपुरम जिले में कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वंदूर मल्लपुरम से कोच्चि हवाई अड्डे जा रही थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपित ने वायनाड के सांसद के पायलट वाहन के हॉर्न बजाने से नाराज होकर अपनी कार काफिले के सामने रोक दी थी। जब मन्नुथी थाने के सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने उसे हटाने का प्रयास किया तो कथित तौर पर उनसे झड़प हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जानबूझकर काफिले में घुसने, लोगों की जान खतरे में डालने और पुलिस के निर्देशों की अवहेलना करने का मामला दर्ज कर दिया। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ओवैसी ने यहां पर बड़ा बयान दे दिया है। बैसाखी पर है मोदी सरकार और वक्फ बोर्ड कानून को लेकर ओवैसी ने चुनौती दे दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकसभा में भाजपा के पास बहुमत नहीं है, ये सरकार बैसाखी पर है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं क्योंकि वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी की बैसाखी पर निर्भर हैं। दोस्तों उन्होंने कहा कि अगर ये 4 दल इस
असंवैधानिक विधेयक का समर्थन नहीं करते हैं तो ये विधेयक कानून नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर वो भाजपा का समर्थन करते हैं तो मैं उन्हें सावधान और चेतावनी दे रहा हूं कि मुसलमान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप एक असंवैधानिक विधेयक का समर्थन कर रहे हैं जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, जो हमारी मस्जिदों और दरगाहों को छीन लेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बड़ा बयान दे दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने और चारों पार्टियों को भी यहाँ पर चुनौती दे दी है, चेतावनी दे दी है कि अगर आपने समर्थन किया तो मुसलमान आपको माफ़ नहीं करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी के आरएसएस मुख्यालय जाने पर अबू आज़मी ने लगाई भाजपा को मिर्ची। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी के आरएसएस मुख्यालय के दौरे पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा विधायक अबू आज़मी ने कहा कि आरएसएस चीफ ने कहा था कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढना बंद करो। अगर आज पीएम मोदी वहां गए हैं तो मेरा निवेदन आरएसएस के चीफ से है कि आप उन्हें ये सीख दीजिए जिस तरह से राजधर्म निभाने की नसीहत अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी। आज आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत उन्हें ये कहें कि राजधर्म निभाएं। इस देश में मुसलमान संविधान के मुताबिक रहता है, मुसलमानों से रहने का हक छीना जा रहा है। अबू आज़मी ने कहा कि आज तक प्रधानमंत्री मोदी वहां गए नहीं थे। बीजेपी को आरएसएस समर्थन देती है। अबू आज़मी ने कहा कि आज मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन सड़कों पर सारे त्यौहार मनाए जा सकते हैं।